दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की। देखिए आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, शिक्षक भर्ती की दृष्टि से या पात्रता परीक्षाओं की दृष्टि से एनसीएफ 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 है क्या? एनसीएफ 2005 देखिए जो विद्यालय शिक्षा है इस समय हमारे देश में वो एनसीएफ 2005 पे ही आधारित है। एनसीएफ 2005 में जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, ज़्यादातर हमारे विद्यालय की जो शिक्षा है वो इसी प्रकार करती है। तो आज इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में और एनसीएफ है क्या उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीएफ आया कहाँ से, एनसीएफ बनाने कौन थे जिन्होंने इसको बनाया, किन समिति ने इसको बनाया और उसके चेयरपर्सन कौन थे, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें दर्शाई गई हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एनसीएफ 2005 को यशपाल समिति ने बनाया। प्रोफेसर यशपाल, आप इसको नोट भी करते जाइएगा। प्रोफेसर यशपाल इसके चेयरपर्सन थे और इसको 21 लोगों की समिति ने 21 लोगों की समिति ने बनाया। इसका निर्माण 22 भाषाओं में किया गया, 22 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया, 22 भाषाओं में इसका निर्माण किया गया और इसके कुछ बिंदु कोठारी आयोग के द्वारा सुझाए गए जो बिंदु थे उनसे भी लिए गए हैं। तो कुछ बिंदु कोठारी आयोग से लिया गया। देखिए जो एनसीएफ है इसका फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो हमारे विद्यालयों की शिक्षा है वो इसी एनसीएफ के सुझाए हुए बिंदु पर आधारित होती है। इन्हीं के जो पॉइंट रखे गए हैं उन पॉइंटों को लेकर हम विद्यालय में शिक्षा का संचालन करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर यशपाल इसके जो है अध्यक्ष थे, इसके चेयरपर्सन थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में एनसीएफ 2005 बना। इसको हमारे एमएचआरडी के निर्देश में और एनसीईआरटी ने इसको बनवाया। ठीक है, तो इसके कुछ ये आपने आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? एनसीएफ की हमारे सामने प्रश्न उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बात जान लीजिए। इससे पहले एनसीएफ 1975 में आया था पहली बार। ठीक है, फिर आया 1988 में, फिर आया 2000 में और फिर ये 2005 में। देखिए ये हमारे लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम हमारे देश में 15 साल पहले का जो एनसीएफ है वो चल रहा है, लेकिन ये पुराना है फिर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एनसीएफ में जो मुख्य बातें कही गई उसमें से कुछ ये है कि जो विद्यालय शिक्षा है, जो बच्चों को हम जो शिक्षा देते हैं उसको उनके व्यवहारिक जीवन से या बाह्य जगत से जोड़ना है ना। शिक्षा को वास्तविक जगत से जोड़ना। कहने का तात्पर्य ये है कि बालक को जब हम शिक्षा देते हैं, जो भी चीजें हम उनको बताते हैं, तो उस चीज का अगर उनके दैनिक जीवन में कहीं पे भी
उपयोग में आता है या प्रयोग में लाते हैं या वो चीज़ें उनके सामने आती हैं तो बच्चे उसको अच्छे से सीखते हैं और वो शिक्षा उनके लिए लाभकारी भी होती है, उसका अपने जीवन में वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि एनसीएफ ने कहा बाल केंद्रित शिक्षा की बात। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? देखिए, पहला हमारे देश में बहुत पहले ऐसा सिस्टम चलता था, जैसे गुरुकुल वगैरह में जो शिक्षा होती थी, उस समय गुरु आते थे कक्षा में, बच्चों को बताते थे, जो भी उनको बताना होता था बच्चे बैठ के सुनते थे। लेकिन अब की प्रणाली ऐसी नहीं रह गई है। अब की प्रणाली में कहा जाता है कि बालक जैसा पढ़ना चाहेगा, बालक जैसा सीखना चाहेगा, एक शिक्षक क्या करेगा उसको वैसा सिखाएगा। इसीलिए यहाँ पे इसको कहा गया है कि शिक्षक क्या है, शिक्षक को एनसीएफ में कहा गया है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है, एक सुविधा प्रदाता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षक एक गाइडर की भूमिका अदा करता है, वो निर्देशन देता है, बच्चों को गाइड करता है कि हाँ ऐसे ऐसे करिए। बाकी बच्चे क्या करते हैं, खुद से। देखिए, जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। तो बच्चे खुद से शोध करते हैं, बस हम एक शिक्षक क्या करता है, उसका पथ प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की गई, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की गई, शिक्षा को रटंत्र प्रणाली से मुक्त कराया गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे का ज्ञान हो वो स्थायी ज्ञान होना चाहिए, ना कि बच्चे और उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग होना चाहिए, ना कि बच्चे को सिर्फ रटा की चीजें बता दीजिए, बल्कि बच्चा वो चीजें सीखे, कर के सीखे, उनको सीखे तो उससे उसको कुछ लाभ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे रटन प्रणाली से मुक्ति की बात, रटन प्रणाली को खत्म करने की बात की गई। ठीक है, एनसीएफ ने कहा कि बच्चों के साथ भेदभाव रहित शिक्षा, भेदभाव फोकस करो, थोड़ी गर्मी ज्यादा है तो भेदभाव रहित शिक्षा की बात। भेदभाव रहित मतलब कि चाहे वो धार्मिक भेदभाव हो, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, एक शिक्षक को चाहिए कि उसके कक्षा में बैठे हुए सारे बच्चे सिर्फ बच्चे हैं, ना कि वो किसी वर्ण से है, किसी भी वर्ण से है। अगर ऐसी बातें अगर एक शिक्षक सोचता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सारे बच्चों को एक साथ एक समान रूप से समझना चाहिए और एक समान रूप से उनको उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो सीटेट और एमपी टेट के पेपर होते हैं वो टोटल एनसीएफ पे ही बेस्ड होते हैं। एनसीएफ जैसी शिक्षा प्रणाली की बात करता है वैसे ही आयोग उन्हीं शिक्षा प्रणालियों पे पेपर उसी ढंग का सेट करता है। ठीक है, उन्हीं शिक्षा कौशल की बात करता है, किस तरह से आप बच्चों को समझेंगे वो एनसीएफ द्वारा ही लिया जाता है। तो अगर आपको कोई भी पेपर, चाहे वो आपका सीटेट हो, टीटी हो, एमपीटीटी हो या किसी अदर स्टेट की पात्रता परीक्षा हो या शिक्षक भर्तियां हो, उसके लिए ये एनसीएफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हम अगर एनसीएफ को पढ़ लेते हैं, एनसीएफ की तैयारी कर लेते हैं, तो आधी ये समझ लीजिए कि आधा आपका शिक्षण तैयार हो गया। ठीक है, तो आज की ये क्लास में ये एनसीएफ के इंट्रोडक्शन से शुरू किए थे और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे से आपको मनोविज्ञान की कक्षा में हम आपको ले चलेंगे और शुरू से आपको एक एक करके नित्य दिन आपको एक एक क्लास
पढ़ाएंगे और आपको पूरा मनोविज्ञान इस चैनल के माध्यम से हम कवर करवाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। और यकीन दिलाता हूँ आपको कि जब भी आप यहाँ से पढ़ के किसी परीक्षा में आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप जो यहाँ पढ़े रहेंगे वहाँ आपको पेपरों में वो चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।